नमस्कार जिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मोबाइल स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अब बीएसएनएल ने भी अपना 4G जो टावर है उसका विस्तार कर दिया है। आप लोगों को मतलब आपके जो भी शहर होगा वहां पर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बीएसएनएल की कनेक्टिविटी इस समय कैसी है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का यहाँ पर शुभारंभ कर दिया है। साथियों, आप सोच रहे होंगे स्वदेशी का क्या अर्थ है, क्योंकि जियो भी तो भारत का ही है, स्वदेशी है। खैर वो सरकारी नहीं है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा इस स्वदेशी का अर्थ कुछ और है। भारत जो जियो का मतलब है और जो बीएसएनएल का है वो अलग अलग है। तो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। साथियों, करीबन 1 लाख मोबाइल टावर का यहाँ पर उद्घाटन जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किया है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं बीएसएनएल की इस रफ्तार को कि किस तरीके से बीएसएनएल जो है यहाँ पर अपने टावर्स को लेकर आ रही है और क्या भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में बीएसएनएल फिर से जिस तरीके से खड़ा था उस तरीके से फिर से खड़ा हो पाएगा या फिर नहीं, और उसमें कितना जो है कि बढ़ोतरी हुआ, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडलाइंस देख रहे होंगे 27 तारीख की कि पीएम मोदी इनोग्रेट्स बीएसएनएल स्वदेशी 4G नेटवर्क फ्रॉम ओडिशा। यानी कि ओडिशा से स्वदेशी नेटवर्क का इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया। साथियों, 27 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के स्वदेशी रूप को विकसित स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन यहाँ पर किया है। साथियों, इस परियोजना में देश भर में 97,500 से 98,000 यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए तो 1 लाख 4G टावरों की स्थापना शामिल है, जिनमें से लगभग 92,200 टावर भारत की अपनी 4G तकनीक से लैस हैं। यानी कि इन पूरे 97 से 98,000 टावरों में जो 92,500 टावर हैं वो स्वदेशी तकनीक से लैस है, किसी अन्य देश का इसमें सहायता नहीं लिया गया है। साथियों, सरकार ने इस उपलब्धि पर जोर दिया कि यह भारत को चीन, डेनमार्क, स्वीडन और दक्षिण कोरिया जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देता है जो संपूर्ण दूरसंचार उपकरणों का डिजाइन और तैनात करने में सक्षम है। यानी कि अभी तक जो ये टेक्नोलॉजी थी इन देशों के पास थी और इन देशों की लिस्ट में अब भारत भी अपने आप को यहाँ पर शामिल कर चुका है। साथियों, इसको किसने बनाया है, मतलब स्वदेशी कहा जा रहा है तो आखिर इसको बनाया किसने है? तो यह भारतीय टेलीकॉम स्टैक के नाम से जाना जाने वाली स्वदेशी 4G स्टैक एक घरेलू संघ यानी कि कई कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है। इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंपनियों ने डिजाइन किया है, किसी सिर्फ एक कंपनी ने इसके एक पार्ट को या फिर मतलब कि सारी चीजों को नहीं बनाया है। साथियों, इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आप टीसीएस का नाम सुनते होंगे, उसने जो तैनाती के प्रबंधन करने वाला सिस्टम इनोग्रेट किया है, और जो C.DOT है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम्स, इसको कोर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इनवाइडेड पैकेट कोर ये विकसित किया है। साथ ही जो तेजस नेटवर्क है, इसने रेडियो एक्सेस नेटवर्क जिसको कि आरएनए कहा जाता है, जो कि रेडियो और रेडियो यूनिट्स का इसने निर्माण किया है। यानी कि इन 3 मुख्य कंपनियों ने इस काम को किया है। साथियों, इन कंपनियों ने मिलकर एक क्लाउड आधारित यानी कि क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर संचालित और 5G रेडी आर्किटेक्चर तैयार किया है। यानी कि 5G के लिए भी इस चीज को यहाँ पर तैयार किया गया है। साथियों, इस तकनीक अगर इसके तकनीकी संरचना की बात करें तो इसमें आरएनए यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क तेजस के रेडियो टावर उपयोगकर्ता उपकरणों के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यानी कि देखिए, ये जो आरएनए होता है, जैसे ये 2 व्यक्ति हैं तो इनका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, टावर से जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी इनके फोन से करता है, उसी को सिंपल भाषा में आरएनए कहते हैं। साथियों, वहीं कोर नेटवर्क की बात करें तो ये C.DOT के सॉफ्टवेयर सिग्नलिंग है, जो कि मोबिलिटी और इंटरनेट रूटिंग को यहाँ पर संभालता है। वहीं क्लाउड नेटिव डिजाइन की बात करें तो यह वर्चुअल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाला फंक्शन
सिस्टम को स्केल और अपग्रेड करना आसान बनाता है। यानी कि इसको जो है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसके वजह से इसके फंक्शन और सिस्टम को स्केल करके और भी अपग्रेड करना यहाँ पर आसान होता है। साथियों 5G रेडी भविष्य में 5G में निर्बाध अपग्रेड के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। यानी कि 5G के लिए पहले ही इन कंपनियों ने इसमें 5G रेडी नामक यहाँ पर चीज बना ली है, जो कि बाद में 5G अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर तैयार होगी। साथियों ओपन आरएनए, हालांकि तेजस की ओपन आरएनए में राकुटेन के साथ साझेदारी है, लेकिन पूरी शुरुआत को मुख्य रूप से क्लाउड नेटिव बताया गया है और जरूरी नहीं है कि हर जगह ओपन आरएनए का ही के रूप में बाइंडेड किया जाए। यानी कि ये जो ओपन आरएनए है इसमें एक राकुटेनी के साथ इसको मिलकर तेजस ने बनाया है, लेकिन हर जगह ओपन आरएनए का इस्तेमाल नहीं होगा, आरएनए का भी यहाँ पर इस्तेमाल बस किया जा सकता है। तो साथियों ये आरएनए की आपको बेसिक समझ मैंने आपको बता दिया। अब बात करें कि इसके स्केल कितने मतलब कि कितनी मात्रा में, टाइमलाइन क्या होगी और इसमें खर्चा कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 97,500 से लेकर 98,000 टावर जो है कि वो लगाए जाएंगे, जिनमें से 92,600 टावर टोटली मतलब इंडिजीनियस स्टैक के होंगे, पूर्ण रूप से भारतीय होंगे। वही विलेज इसमें जो कवर करेंगे ये लगभग 26,700 ग्रामीण इलाकों को जोड़ेगा। वहीं 2472 विलेजों को ये ओडिशा में अभी जो है कि कनेक्टेड कर चुका है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर लागत आएगी और इसको बनाने का काम लास्ट के 1-2 सालों में किया जाएगा। इसमें फेज रोल आउट फॉलोड पायलट प्रोजेक्ट 2023-24 में जो किया गया है उसके थ्रू इसको किया गया है। साथियों वेंडर की बात करें कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो तेजस हैड अर्लियरली वॉन लार्ज आरएनए कॉन्ट्रैक्ट इन इनेबलिंग दिस स्केल। यानी कि तेजस ने यहाँ पर जो आरएनए का कॉन्ट्रैक्ट है वो इसको लिया हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए। साथियों यह मायने क्यों रखता है, तो देखिए इसका पहला है जो रणनीतिक महत्व है। देखिए यह डिजिटल संप्रभुता के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि विदेशी दूरसंचार विक्रेता पर निर्भरता यह कम कर देगा। वहीं सुरक्षा और लचीलापन की बात करें तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंचार की यहाँ पर मतलब अवसंरचना की यहाँ पर सुरक्षा करता है। वही वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है कि भारत दूरसंचार विनिर्माण क्लब में शामिल हो गया है। वहीं क्या कहते हैं कि निर्यात की क्षमता की बात करें तो आने वाले टाइम में भारत को एक दूरसंचार निर्यातक के रूप में भी यहाँ पर देश में मतलब कि देशों में स्थापित किया जाएगा कि भारत भी जो है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरा सामाजिक और आर्थिक महत्व है। देखिए डिजिटल विभाजन को पाटना, यानी कि दूरस्थ सीमावर्ती और जो वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट करना। वही समावेशी विकास, देखिए क्योंकि जो भी अलग कंपनियां होंगी वो इस जगह पर मतलब कि जैसे जियो या फिर एयरटेल, ये सारी जो कंपनियां हैं ये उन जगहों पर नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अटैक्स होता है, इनके टावर्स उखाड़ लिए जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो ये अपना नुकसान तो कराना नहीं चाहेंगे। तो इसके क्योंकि इनको देश से मतलब नहीं है, इनको अपने प्रॉफिट से ज्यादा मतलब है, तो इसके वजह से। लेकिन जब ये मतलब बीएसएनएल का विस्तार होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि उन क्षेत्रों को भी यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। समावेशी विकास की बात करें तो शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई गवर्नेंस को यहाँ पर सक्षम बनाता है और इससे बीएसएनएल का पुनरुद्धार होगा। यानी कि सरकारी स्वामित्व वाली इस ऑपरेटर को वित्तीय और तकनीकी रूप से मजबूत ये यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो बनाता है। साथियों यहाँ पर आप देखें तो बीएसएनएल क्लॉक ओवर 20 मिलियन 4G यूजर प्लान्स एंटरप्राइजेस पुश द प्राइवेट 5G। देखिए यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बीएसएनएल ओवरऑल जो बीएसएनएल के यूजर्स हैं वो लगभग 90.7 मिलियन जो है कि सब्सक्राइबर हैं। ये मई 2025 का डाटा है। इसमें 4G के कितने हैं तो लगभग 20 मिलियन जो है वो अभी इसमें 4G यूजर्स हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जियो बहुत आगे है जिसके लगभग 490 मिलियन यूजर हैं। वहीं एयरटेल 362 मिलियन यूजर के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। और अगर इसकी अपेक्षा में यहाँ पर देखा जाए तो बीएसएनएल के पास बहुत ही कम मात्रा में है। मतलब सोचिए
90 मिलियन अगर इसमें से इधर आए तो भी मतलब यहाँ 490 है और यहाँ मात्र 90 है, तो ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। चैलेंज क्या है तो देखिए, बीएसएनएल मस्ट कन्वर्ट लेगेसी 2G और 3G यूजर को 4G में इंप्रूव कर सकता है इसके एक्टिव सब्सक्राइबर्स का रेशियो और डिलीवरी रिलायबल क्वालिटी टू रिटेन आउट कस्टमर्स। यानी कि अगर ये अपने जो इसकी सुविधाएं हैं उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे तो और जो अपने 2G 3G यूजर्स हैं उनको 4G में मूव कराए तो ये बीएसएनएल के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। साथियों, बात करें जोखिम और चुनौतियों की तो देखिए, इसकी सेवा की गुणवत्ता, यानी कि टावर आउटलेट को मजबूत और बैकहॉल कोर मतलब स्थिरता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यानी कि मतलब ये नहीं है कि बस टावर एक बार बना दिए, नेटवर्क बना दिए, लोगों को जोड़ दिए, वहां पर काम खत्म, ये नहीं होना चाहिए। बीएसएनएल में ये होना चाहिए कि मतलब कि जो बैक टू बैक सर्विसेज हैं, मतलब कि सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं, इनकी जो सर्विसेज हैं मतलब प्रोवाइड करते हैं ये, वो बेहतर हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं अगर मुद्रीकरण का दबाव देखें तो यहाँ 37,000 करोड़ रुपए का निवेश की वसूली समय में, मतलब कि जो इतने का यहाँ पर निवेश किया गया है उसकी वसूली में भी समय लगेगा और जो ARPU है उसमें भी वृद्धि की आवश्यकता है। साथियों, वहीं इसमें चुनौती का एक और कारण है 5G में देरी, क्योंकि स्पेक्ट्रम और मंजूरी और डिवाइस को तैयारी के बिना 5G लॉन्च प्रतिद्वंदियों से पिछड़ सकता है। यानी कि सोचिए, जहां अन्य कंपनियां जो 6G पर मूव करने का सोच रही हैं, वहीं अभी बीएसएनएल 4G पर आ रहा है और 5G अभी लाने वाला है, तो यह अभी यहाँ पर इसके लिए चुनौती होगी। वहीं प्रतिस्पर्धा और प्रतिरोध की बात करें तो जियो और एयरटेल आक्रामक मूल्य निर्धारण और बंडल सेवाओं के साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीएसएनएल की ही वजह से यहाँ पर जो अभी जो दामों में कम बढ़ोतरी की है, यहाँ पर जियो ने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी। मतलब पहले इसने लत लगाया आपको और उसके बाद इसने अपने दामों में यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से वृद्धि कर दी, तो उस समय भी जो यूजर्स हैं वो बीएसएनएल की तरफ मूव हुए थे। तो बीएसएनएल अगर अपने आप को बेटर बना ले तो सभी भारतीय यहाँ पर बीएसएनएल का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। साथियों, बीएसएनएल ने चंडीगढ़ और अंबाला में 5G सेवाओं को का परीक्षण शुरू कर दिया है और शुक्रवार को जारी एक सरकारी विज्ञापन के अनुसार मंत्री जी ने कहा है कि कंपनी पहले अपने 4G सेवाओं को बेहतर बनाएगी और फिर धीरे धीरे यहाँ पर 5G की ओर कदम बढ़ाएगी। यानी कि बीएसएनएल ने भी चंडीगढ़ और अंबाला में अपना 5G नेटवर्क का यहाँ पर जो ट्रायल है वो स्टार्ट कर दिया है। साथियों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो ट्राई है उसके आंकड़ों के अनुसार जुलाई के अंत तक बीएसएनएल में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 90.36 मिलियन थी, जो कि जून में के अंत में 90.46 मिलियन थी। यानी कि लगभग यहाँ पर आपका जून और जुलाई के बीच में यहाँ पर कितना, लगभग 1 लाख यूजर्स जो है यहाँ पर बीएसएनएल के घट गए थे। हालांकि अगर ये 2024 के मुकाबले में देखा जाए तो लगभग 1.86 मिलियन की यहाँ पर वृद्धि हुई। यानी कि ये पहले कितना था, 2024 जुलाई में इसके यूजर्स थे 88.5 मिलियन, जो कि बढ़कर यहाँ पर कितने हो गए थे 19.36 हैं अभी भी। तो यह लगभग 1.86 मिलियन की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, इसी के साथ साथ बीएसएनएल ने पिछले जो 2 तिमाही थे उनमें बढ़िया मुनाफा भी दर्ज किया था और ये 18 सालों में पहली बार हुआ था कि जब कंपनी को 2 तिमाहियों में अच्छा खासा लाभ यहाँ पर लगभग 262 करोड़ रुपए का एक बार, और मार्च की तिमाही में और 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यहाँ पर दिसंबर में 262 करोड़ और मार्च में 280 करोड़ रुपए का यहाँ पर शुद्ध लाभ बीएसएनएल ने कमाया था। लेकिन जून की तिमाही में यह 1049 करोड़ रुपए का शुद्ध यहाँ पर जो घाटा है वो भी इसने दर्ज किया। अंत में जुलाई के अंत तक भारत में मोबाइल दूरसंचार ग्राहकों को इसकी हिस्सेदारी 7.7% थी। वहीं 2019 में सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को कुल मिलाकर 3.2 ट्रिलियन का जो पुनर्उद्धार पैकेज है वो दिया था। यानी कि इसमें इन्वेस्ट किया था कि 3.2 मिलियन का भारतीय सरकार ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, इसको पैकेज दिया था 2019 में बीएसएनएल को और एमटीएनएल को।
तो साथियों यहाँ पर अगर इस तरीके से काम होगा, अच्छे तरीके से अपनी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाता है, तो हम सभी भारतीयों को भी चाहिए जियो, एयरटेल और जो भी कंपनियां उनको छोड़कर यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ मूव हो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों की इस पर आपकी अपनी क्या राय है, और आप लोग किस कंपनी का सिम यूज करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, बीएसएनएल की कनेक्टिविटी आपके यहाँ कैसी है, सारी चीजों को कमेंट में रखिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।